नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको यात्रा कराएंगे वाराणसी की, जिसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कई सारे ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान हैं जिनका इतिहास आज हम आपको बताएंगे और सभी स्थानों को आपको अच्छे से दिखाएंगे, जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ वाराणसी घूम रहे हैं। और अगर वाराणसी के सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आपका वाराणसी घूमने का मन करे, तो आज हम आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे आप वाराणसी के लिए अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कितने दिनों की आपको आवश्यकता होगी, कहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, कहाँ आपको अच्छी फूड की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं वाराणसी। हर महादेव। काशी, जिसे संसार का सबसे प्राचीन शहर कहा जाता है, ये सप्तपुरियों में से एक है जिसका उल्लेख पुराणों में भी देखने मिलता है। काशी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी, शिक्षा का शहर। ऐसे कई नाम हैं जो कि वाराणसी को दिए गए हैं। हमारी वाराणसी की यात्रा 3 दिनों की होने वाली है, जिसके दौरान जिन स्थानों को हम घूमेंगे उनका सीक्वल कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हम चलेंगे श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद हम चलेंगे काल भैरव के दर्शन के लिए, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काल भैरव के दर्शन के बाद हम चलेंगे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होने, जिसे देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके बाद हम चलेंगे 80 घाट के लिए, जो कि वाराणसी का एक प्रसिद्ध घाट है, और यहाँ से बोट राइड करते हुए हम देखेंगे वाराणसी के सभी प्रमुख घाटों को। लेकिन बस इतना ही नहीं, वाराणसी में और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। और इन सभी स्थानों को घूमने के लिए हमने एक टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये सुविधाएं कौन कौन सी हैं, हमें इस पैकेज में क्या क्या चीजें शामिल मिली हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं वाराणसी को। वाराणसी में अब हम चल रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 प्रमुख द्वार हैं, और अभी जिस द्वार से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, ये है तीसरे नंबर का द्वार, जिसे गेट नंबर 3 के नाम से जाना जाता है। गेट नंबर 3 से जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें नजर आता है काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर एरिया। और ये जो गेट नंबर 3 है, ये गंगा जी के किनारे पर बना हुआ है, और मणिकर्णिका घाट से इसका जो डिस्टेंस है वो काफी नजदीक है। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा, बैग या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं होता। हमें सभी सामानों को बाहर बने लॉकर में डिपॉजिट करवाना होता है। लॉकर बिल्कुल निःशुल्क और सेफ है। क्लॉक रूम में सभी सामानों को डिपॉजिट करवाने के बाद अब हम चल रहे हैं श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, जो कि भगवान शिव के 7वें नंबर के ज्योतिर्लिंग हैं। मंदिर के टाइमिंग के बारे में बात करें तो मंदिर सुबह 3-4 बजे के आसपास ओपन हो जाता है और रात को 10 से 11 बजे तक ओपन रहता है। मंदिर में दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइन लगती है, क्योंकि भारी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं काशी विश्वनाथ के।
लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़ी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं और सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो आप वीआईपी टिकट परचेज कर सकते हैं, जिसका मूल्य है 250 रुपीज़ का। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। मंदिर का शिखर और गुंबद सोने से ढका हुआ है। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया है और अब यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ के। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर के बाहर कई सारी लाइव स्क्रीन्स चलती हैं जहां से हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर एरिया में दुर्लभ दर्शन केंद्र बने हुए हैं, जहां पर वीआर की सहायता से आप बाबा विश्वनाथ के पंच आरती दर्शन कर सकते हैं और इसका चार्ज लगता है 150 रुपीज़ का। अब काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद हम चल रहे हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। काल भैरव मंदिर का डिस्टेंस काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है और मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें पतली गलियों से होकर गुजरना होता है। और जैसा कि कहा जाता है कि काशी इस संसार का सबसे प्राचीन शहर है, तो इसका साक्ष्य देखने मिलता है काशी की गलियों में। तो अब हम पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर के बिल्कुल पास में और करने जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त किया था। काल भैरव भगवान शंकर के ही रुद्र अवतार हैं। मान्यता है कि काल भैरव के दर्शन किए बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता। और अब हम दर्शन कर सकते हैं भगवान काल भैरव के। अब वाराणसी में संध्या हो चुकी है और हम आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर गंगा जी की आरती को अटेंड करने। यहाँ पर गंगा जी की आरती को अटेंड करने के लिए आप देखेंगे तो कई सारे श्रद्धालु आते हैं। कई सारे लोग तो यहाँ घाट पर बैठकर आरती को अटेंड करते हैं और कई लोग आप देखेंगे तो बोट पर जाकर के आरती को अटेंड करते हैं। बोट का कुछ स्पेसिफिक चार्ज होता है और बोट्स को घाट के जस्ट आगे लगा दिया जाता है, जहाँ से श्रद्धालु आरती को अटेंड करते हैं। वैसे दशाश्वमेध घाट का जो महत्व है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और इसी वजह से इस स्थान का नाम, इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट है। 10 यानी कि 10 और अश्वमेध यानी कि 10 अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा किए गए हैं।
काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार पर ही हर शाम को होता है लाइट एंड साउंड शो, जिसे भी आप यहाँ अटेंड कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत घाट बना हुआ है जिसका नाम है ललिता घाट। और जब हम यहाँ पर रात्रि के समय आते हैं तो घाट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि रात्रि के समय यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स जला दी जाती हैं और पूरा एक महल नुमा ये घाट नज़र आता है। लेकिन वाराणसी में देव दिवाली के दिन इन घाटों का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि घाटों पर बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, आतिशबाजी होती है और साथ ही घाटों पर लाइट एंड साउंड शो देखने मिलते हैं। देव दिवाली होती है दिवाली के मुख्य दिन से लगभग 15 दिन बाद, और इसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही अन्नपूर्णा रसोई है, जहां पर हमें निःशुल्क भोजन मिलता है। जो भोजन की टाइमिंग है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सुबह यहाँ मॉर्निंग मील मिलता है सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक। ऐसे ही दोपहर में 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मील मिलता है। और एक और इवनिंग मील है जो कि 6:30 बजे से 10 बजे तक यहाँ मिलता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हमने अन्नपूर्णा भोजनशाला में भोजन ग्रहण किया। भोजन काफ़ी स्वादिष्ट है, आपको यहाँ ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और भोजनशाला के पास में ही अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। वाराणसी में जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जो कि काफ़ी लग्जरी है और नीट एंड क्लीन है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। आज है वाराणसी में हमारा दूसरा दिन। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल रहे हैं 80 घाट के लिए। वाराणसी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। वाराणसी में अब हम पहुंच चुके हैं 80 घाट पर, जो कि घाटों की श्रृंखला का अंतिम घाट है। वाराणसी में गंगा जी के किनारे पर 84 घाट्स हैं और उनमें से सबसे अंतिम छोर पर पड़ता है 80 घाट। इस घाट के इतिहास के बारे में मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि यही वो स्थान है जहाँ पर माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार करने के बाद अपनी असी छोड़ी थी। असी मतलब होता है तलवार। और जब माँ दुर्गा ने यहाँ पर अपनी तलवार छोड़ी तो यहाँ पर से एक नदी उत्पन्न हुई जिसका नाम असी नदी है। और आज की डेट में देखें तो असी नदी यहीं पर गंगा जी के साथ संगम बनाती हैं और इसी वजह से इस घाट का नाम रखा गया है 80 घाट। वाराणसी में सभी घाट आपस में जुड़े हुए हैं। अभी फ़िलहाल तो हम हैं 80 घाट पर, लेकिन यहाँ पर जो श्रृंखला है घाटों की वो कंटिन्यू में नज़र आती है। जैसे कि ये पास में देखेंगे तो गंगा महल घाट है, इसी के पास में है रीवा घाट और उसी के पास में बना हुआ है तुलसी घाट। इसी प्रकार से सभी घाट आपस में जुड़े हुए हैं। तुलसी घाट का इतिहास भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही वो स्थान है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है।
अस्सी घाट को वाराणसी का दिल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सनसेट और सनराइज़ का बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। अस्सी घाट ही वो स्थान है जहाँ पर तुलसीदास जी का निधन हुआ था और यहाँ पर हर रोज़ शाम के समय गंगा आरती भी होती है, जिसे अटेंड करने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। और एक और स्थान है जिसका नाम है दशाश्वमेध घाट, वहाँ पर भी गंगा आरती होती है। तो अगर आप चाहें तो अस्सी घाट पर गंगा आरती अटेंड कर सकते हैं या चाहें तो दशाश्वमेध घाट पर अटेंड कर सकते हैं। अस्सी घाट पर ही एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर सभी घाटों का संक्षिप्त में विवरण देखने मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो मणिकर्णिका घाट के नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर मशान होली खेली जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे गाय घाट है, हनुमानगढ़ी घाट है, लाल घाट है। सभी घाटों का एक संक्षिप्त रूप में विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। वाराणसी के 80 घाट से अब हम जा रहे हैं गंगा जी में बोट राइड करने। बोट राइड करने का महत्व इस वजह से होता है क्योंकि जब हम बोट राइड करते हैं गंगा जी में तो बोट हमें घाटों के किनारे किनारे लेकर जाती है, जिससे कि हम घाटों का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देख पाते हैं। अभी जिस बोट में हम सवारी कर रहे हैं इसका चार्ज लगा है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन यहाँ पर जो बोट के चार्जेस हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की बोट आप हायर कर रहे हैं। अभी जिस बोट में हम हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का शेयरिंग है, इस वजह से इसका जो चार्ज है वो काफ़ी कम लगा है। लेकिन अगर आप एक छोटी बोट लेते हैं या फिर एक पर्सनल बोट करते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं। वाराणसी में बोट राइड करते हुए वाकई में बहुत अच्छा अनुभव है क्योंकि हम घाटों को बहुत करीब से देख पा रहे हैं, क्योंकि एक एक घाट तक जाना बाय वॉक थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब हम बाय बोट जाते हैं तो बहुत आसानी से सभी घाटों के दर्शन कर पाते हैं। सभी घाटों का जो आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, यूनिक है और वाकई में देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ये वाराणसी के घाट। काशी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रलय काल में भी लोप नहीं हुआ, यानी कि प्रलय काल में भी ये नष्ट नहीं हुई, क्योंकि इसके बारे में ऐसी कथा है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है। अभी घाटों की श्रृंखला को देखते हुए हम देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट, जो कि वाराणसी का एक बहुत प्रसिद्ध और प्रमुख घाट है। यहाँ पर गंगा आरती भी होती है और इसका नज़ारा जब आप बोट से देखेंगे तो एक अद्भुत नज़ारा नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये घाट। वाराणसी के नाम के बारे में अगर बात करें तो ये नाम दो नदियों के नाम से मिलाकर बनाया गया है। एक्चुअल में वाराणसी में दो नदियां बहती हैं, वरुणा और अस्सी नदी, और इन दोनों नाम से, वरुणा और अस्सी, इन दोनों नाम से मिलाकर ये शब्द बनाया गया है जिसका नाम है वाराणसी। घाटों की श्रृंखला को देखते हुए अब हम पहुंच चुके हैं हरिश्चंद्र घाट के पास में, जो कि एक शमशान घाट है। इस घाट से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है, जो कि अब मैं आपको सुनाना चाहूँगा।
एक बार की बात है जब राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र ने दक्षिणा में राजा से पूरा राज्य, धन संपत्ति सब कुछ दान में ले लिया। फिर भी संतुष्ट नहीं हुए और अनुष्ठान शुल्क भी देने की मांग करी। राजा ने काशी में आकर अपनी पत्नी, बेटे और स्वयं को बेचकर शुल्क विश्वामित्र को समर्पित कर दिया और स्वयं हरिश्चंद्र घाट पर एक चांडाल के यहाँ काम करने लगे। एक समय सर्प के काटने से उनके पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी रोहिताश्व की मृतदेह को लेकर शमशान पहुंचती हैं। उस समय भी राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी से शमशान कर मांगते हैं और उनकी पत्नी तारामती अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर राजा हरिश्चंद्र को देती हैं शुल्क के रूप में। इस सत्यवादिता से प्रसन्न होकर परीक्षा में सफल होने के कारण भगवान ने उनका राज्य, पुत्र सब कुछ लौटा दिया और आज भी कहा जाता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, राजा हरिश्चंद्र भगवान श्री राम के पूर्वज थे। हमारी इस बोट राइड की यात्रा के दौरान हमें लगभग 45 से 50 घाट दिखाए जाते हैं और घाटों के कुछ इतने करीब हम चलते रहते हैं। जैसे कि अभी आप मुझे लाइव देख पा रहे होंगे कि ये घाट है और हमारी ये बोट है। इतने पास से हम घाटों को बहुत आसानी से देख पाते हैं और ये जो लगभग बोट राइड का टाइमिंग होता है ये लगभग 1 घंटे का होता है। वाराणसी में अब हम चल रहे हैं नमो घाट के लिए, जो कि 80 घाट से बिल्कुल अपोजिट साइड में बना हुआ है। हर महादेव। वाराणसी में अब हम पहुंच चुके हैं नमो घाट पर, जो कि नया घाट है और वाकई में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह की आपको प्रतिमाएं नज़र आएंगी जो कि हाथ जोड़े हुए नज़र आती हैं। कुछ तो प्रतिमाएं यहाँ पर हैं और एक बड़ी वाली प्रतिमा यहाँ नज़र आती है जो कि है नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़े हुए की प्रतिमा। यहाँ पर कई लोग आते हैं और पिक्चर्स क्लिक कराते हैं क्योंकि बहुत अच्छे पिक्चर्स आप क्लिक कर पाते हैं। और इस घाट की एक विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस घाट पर वरुणा और गंगा नदी का संगम होता है। जो 2 नदियाँ वाराणसी से होकर बहती है, वरुणा और अस्सी, उसमें से जो वरुणा नदी है वो गंगा जी के साथ यहाँ पर संगम बनाती है। इस वजह से भी ये घाट प्रसिद्ध है। वाराणसी में अब हम पहुंच चुके हैं मणिकर्णिका घाट पर, जिसे महाशमशान घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट की ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों का भी यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वजह से जब भी आप मणिकर्णिका घाट आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर निरंतर चिताएं चलती रहती है। हमेशा यहाँ पर आपको चिताओं की अग्नि नज़र आएगी, वो कभी यहाँ पर शांत नहीं होती। वाराणसी को मोक्ष का शहर भी कहा जाता है क्योंकि हर साल कई हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और अपने प्राण त्यागते हैं।
यानी कि जो लोग जिनको लगता है कि उनकी मृत्यु निश्चित है, उनकी मृत्यु करीब है, तो वो यहाँ आकर रहने लगते हैं मोक्ष भवन में या फिर कहीं स्थान पर रहने लगते हैं और यहाँ पर प्राण त्यागते हैं। और जब उनका अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है तो ऐसी मान्यता है कि वो जीवन और मरण के चक्र से आज़ाद हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। काशी के मणिकर्णिका घाट पर आकर आपको जीवन की असली सच्चाई का पता लगेगा कि धन संपत्ति, पैसा, रुपया, जायदाद और ये शरीर और ईगो, हमारे हर चीज़ नश्वर है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि हम इस दुनिया में छोड़कर जा सकते हैं, वो है हमारा व्यवहार। और जो चीज़ें हमने सेवा में लगाई है, लोगों की मदद करने में लगाई है, वही चीज़ें याद रह जाती है, क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरह नश्वर है और ये जगह उस चीज़ का साक्ष्य है। मणिकर्णिका घाट के नाम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर शिव जी की कर्ण मणि गिरी थी, इस वजह से इसका नाम मणिकर्णिका घाट है। और यहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ है। मणिकर्णिका घाट पर एक प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है जिसका नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर झुके हुए मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप इस मंदिर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक साइड पर झुका हुआ है और आधा मंदिर जमीन के अंदर दबा हुआ है। यहाँ पर कई बार पानी इतना लेवल पर बढ़ जाता है कि ये मंदिर आधा पानी से डूब भी जाता है, इस वजह से इसको डूबता हुआ मंदिर भी कहा जाता है। वाराणसी में अब हम आ चुके हैं न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बना हुआ है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के शिखर की हाइट लगभग 250 फीट्स की है और ये दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। ये मंदिर मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है, तो अगर आप कभी काशी आएं तो यहाँ पर दर्शन ज़रूर करें। मंदिर से कुछ ही दूरी पर भारत कला भवन संग्रहालय भी बना हुआ है, जैसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये भी BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। वाराणसी में आज हमारा तीसरा दिन है। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल था, और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल रहे हैं वाराणसी के कुछ और महत्वपूर्ण स्थानों को एक्सप्लोर करने। वाराणसी में अब हम आ चुके हैं आदि शक्ति दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए, जिसे रेड टेम्पल यानी कि लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसका एक और प्रसिद्ध नाम है मंकी टेम्पल, क्योंकि यहाँ पर कई सारे बंदर हैं, तो इस वजह से इसे मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में माता की प्रतिमा के बारे में खास बात है कि प्रतिमा स्वयंभू है, यानी कि स्वयं प्रकट हुई हैं।
मंदिर के पास में ही प्राचीन दुर्गा कुंड भी बना हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है। वाराणसी में अब हम पहुंच चुके हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए। इस स्थान का महत्व इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो हनुमान जी की प्रतिमा है उनकी स्थापना तुलसीदास जी ने की थी। मंदिर के अंदर बैग, मोबाइल, कैमरा या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं है। इस वजह से हम आपको मंदिर के अंदर का दृश्य तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अगर आप वाराणसी यात्रा पर आते हैं तो आप यहाँ दर्शन ज़रूर कीजिए। अब हम पहुंच चुके हैं सारनाथ में, जो कि भगवान बुद्ध के इतिहास से जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में ये वही स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहली बार उपदेश दिया था। यहाँ पर कई सारे पुरातात्विक अवशेष भी देखने मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, जिन्हें ये अवशेष सारे खुदाई के दौरान मिले थे, जो कि पुराने ज़माने में यहाँ पर पुराने स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, कई सारे स्तूप थे। और यहाँ जो मेन चीज़ है वो है धम्मेक स्तूप। एक्चुअल में यही वो स्थान है जहाँ पर बैठकर भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को, और यही वो स्थान है जहाँ से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है। धम्मेक स्तूप को देखने के लिए यहाँ पर टिकट चार्ज लगता है 25 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन बुक करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर इससे आप बुक करते हैं तो सिर्फ 20 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। यहाँ पर कुछ रेट्स वगैरह भी मेंशन किए गए हैं, जिस तरह से आप इसका और ज़्यादा डिटेलिंग ले सकते हैं। अब हम एक ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंच चुके हैं, जहां से इस पूरे एरिया का दूर दूर तक का नज़ारा नज़र आता है। यहाँ से आप देखेंगे तो दूर तक के पूरे एरिया के अंदर जो अवशेष हैं, जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, वो नज़र आते हैं। यहाँ से आप नज़र डालेंगे तो वहाँ तक, और वहाँ से दूर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा धम्मेक स्तूप। यानी कि इस एरिया से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने ज़माने में ये जगह कैसी हुआ करती थी। धम्मेक स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। एक्चुअल में यहाँ पर एक छोटा स्तूप था, लेकिन जब सम्राट अशोक यहाँ पर विज़िट करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर इस बड़े स्तूप का निर्माण कराया उसी स्तूप के ऊपर। और ये जो पूरा स्तूप है ये पूरा सॉलिड है और पूरी तरह इंटैक्ट है। अगर इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये एक शिवलिंग नुमा आकृति में नज़र आता है, और अगर नॉर्मली हम इसकी आकृति देखें तो एक बेलनाकार आकृति इसकी है। सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध किया तो उसके परिणाम स्वरूप वो बहुत ज़्यादा ग्लानि में थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और फिर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जगह जगह पर कई सारे स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक है धम्मेक स्तूप। अभी जिस स्थान पर हम पहुंचे हैं यहाँ पर था अशोक स्तंभ, जो कि अब म्यूज़ियम में रखा है, उसका ऊपर वाला पोर्शन, जिसमें 4 शेर चारों डायरेक्शंस में नज़र आते हैं। इस स्थान का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि दूर दूर से देशी विदेशी पर्यटक इस स्थान को विज़िट करने आते हैं। ख़ास करके जो चाइना है और जो कंबोडिया है, जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध को बहुत माना जाता है, वो लोग यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जगह और ज़्यादा ख़ास हो जाती है।
सारनाथ में एक संग्रहालय भी है जिसमें कई सारी पुरातात्विक प्रतिमाएं देखने मिलती हैं, लेकिन इस म्यूज़ियम का सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है अशोक स्तंभ का वो हिस्सा जिसमें 4 शेर अलग अलग डायरेक्शंस में नज़र आते हैं। सारनाथ में अब हम आ चुके हैं थाई मोनेस्ट्री को विज़िट करने। इस मोनेस्ट्री का मुख्य आकर्षण है भगवान बुद्ध की ये विशालकाय प्रतिमा, और इसे ही देखने यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा के साथ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। सारनाथ में अब हम आ चुके हैं चौखंडी स्तूप को देखने, जो कि ईंटों के स्ट्रक्चर के आधार पर बना हुआ है। इस स्तूप के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ विशेष जानकारी है जो कि मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि इस स्तूप को जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये काफ़ी नैरो नज़र आएगा, और नीचे वाला पोर्शन आप देखेंगे तो काफ़ी ब्रॉड है। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो अष्टकोणीय है, यानी कि उसमें 8 कोने हैं, और नीचे वाला जो बेस एरिया है उसमें 4 कोने हैं। इस वजह से इसे चौखंडी स्तूप कहा जाता है। अगर आप सारनाथ को डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमने सारनाथ के ऊपर एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक हमने आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब सारनाथ से हम वापस वाराणसी आ चुके हैं और चल रहे हैं वाराणसी के मुख्य मार्केट एरिया की ओर, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही पड़ता है। और यहीं पर है विश्वनाथ गली, जो कि पर्यटकों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। विश्वनाथ गली एक पतली सी गली है, लेकिन इस गली के अंदर कई सारी दुकानें हैं जहां पर खाने पीने के अलग अलग आइटम्स मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं। साथ ही यहाँ पर कपड़े, पूजा सामग्री और कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स की दुकानें हैं। यहीं पास में ही विशालाक्षी देवी मंदिर भी है, जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसे ही आप विश्वनाथ गली से बाहर निकलेंगे, आपको एक बहुत बड़ा मार्केट एरिया नजर आएगा। यहाँ पर साड़ियों की बहुत सारी दुकानें हैं, क्योंकि वाराणसी की बनारसी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अगर आप भी चाहें तो अपने परिजनों के लिए यहाँ से साड़ियाँ परचेज कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, चाहे काशी की गलियाँ हो या फिर ये मार्केट एरिया, यहाँ पर हम अपने व्हीकल से, अपनी कार से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ की गलियाँ बहुत पतली हैं और साथ ही यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। और इसी वजह से हम यहाँ पर पैडल रिक्शा या फिर ई रिक्शा की सहायता से ही पहुँच पाते हैं। बनारस में बनारसी साड़ियों के अलावा यहाँ बनारसी पान भी बहुत फेमस है, तो अगर आप पान खाते हैं तो यहाँ का पान ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भगवान शिव की ये नगरी मंदिरों के शहर के नाम से जानी जाती है, साथ ही छोटी छोटी गलियों के नाम से भी जानी जाती है। ज्ञान का शहर भी इसको कहते हैं, शिक्षा की नगरी के नाम से भी जानी जाती है, दीपों का शहर भी इसको कहा जाता है, साथ में शास्त्रीय संगीत का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा इस काशी नगरी को कई महान व्यक्तियों से संबंधित भी बताया जाता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, आदि शंकराचार्य जी भी, ऋषि अगस्त मुनि जी भी, गौतम ऋषि जी और रैदास जी। तो अगर इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप वाराणसी घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपने सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें और ख़ुद अपनी यात्रा प्लानिंग करें, और दूसरा ऑप्शन है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि आपको कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करना होता, सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी आपको करके देती हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे पहले ऑप्शन के बारे में कि अगर आप अपनी वाराणसी यात्रा स्वयं प्लान करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। वाराणसी में एयरपोर्ट भी है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है और बस स्टैंड भी है, तो आप किसी भी साधन से यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अब बात करें स्टे फैसिलिटी के बारे में,
तो यहाँ पर कई सारी धर्मशालाएं हैं, कई सारे लॉज हैं, कई सारे होटल्स हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। लो बजट से लेकर हाई बजट तक आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। और अगर बात करें फूड फैसिलिटी के बारे में, तो वाराणसी में आपको बहुत अच्छी वैरायटी का फूड अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ की डिशेस हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड हैं जो कि यहाँ के लोकल ट्रेडिशन को भी दर्शाते हैं। तो वो लोकल चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि एक डिश है मलाइयो करके, जो कि यहाँ की बहुत लोकल है और फेमस भी है, उससे ट्राई कर सकते हैं। कई तरह की मिठाइयाँ हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर भोजन की बात करें कि कंप्लीट थाली अगर आप लेना चाहते हैं, तो कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे ढाबे हैं जहाँ पर आप 100-150 रुपये में या 80 रुपये में भी यहाँ पर खाना अवेलेबल हो जाता है, जिन्हें आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। और अगर बात करें कि वाराणसी घूमने में आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो आपके लिए 2 से 3 दिन सफिशिएंट रहेंगे। वैसे तो आप 2 दिन में सभी स्थानों को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप आराम से सभी स्थानों को देखना चाहते हैं तो 3 दिन आपको लेकर चलना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कुछ जनरल जानकारी की, जिससे कि आप अपना वाराणसी ट्रिप स्वयं प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, जो कि है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि आपको कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप अपनी यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं। इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी स्टे फैसिलिटी इंक्लूडेड मिली थी। इसमें हमें प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली थी, जिससे हमने सभी साइट सीन्स किए, और साथ ही हमारा ब्रेकफास्ट इसी पैकेज में शामिल था। और इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक टूर पैकेज बुक किया था वे फॉर ट्रेवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 8 नाइट्स 9 डेज का। हमारा ये 9 दिन का पैकेज था, जिसमें हमने 4 प्लेसेस को इंक्लूड करवाया था, चित्रकूट, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी को। और अभी जो आपने वो सेक्शन देखा, वो सिर्फ वाराणसी वाला सेक्शन था इस पैकेज का, लेकिन हमारे पैकेज में 4 प्लेसेस शामिल थे। अगर आप भी हमारी तरह एक बड़ी यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, एक बड़ी धार्मिक यात्रा या फिर किसी भी टूर डेस्टिनेशन के लिए प्लान कर रहे हैं और फैमिली के साथ जा रहे हैं या कपल्स में जा रहे हैं, तो टूर पैकेज लेना आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। हमारा एक्सपीरियंस वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप भी चाहें तो कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं, तो वहां से आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है वाराणसी और वाराणसी घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमारा एक्सपीरियंस वाराणसी में बहुत अच्छा रहा। आपको ये अनुभव कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।